हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, जिसको आप लोग की कक्षा 10 की किताब में दिया गया है, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 में, उसमें का तीसरा चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरे चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने पिछली क्लास में कर दी थी और पिछली क्लास में मैंने सामाजिक विभाजन के पहले आधार यानी आपकी इस किताब में 3 प्रकार के सामाजिक विभाजन के बारे में पढ़ना था। पहला था जाति के आधार पे, दूसरा था धर्म के आधार पे और तीसरा था लिंग के आधार पे। तो लैंगिक विभाजन जो था, सामाजिक विभाजन, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और इससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने उन सब चीजों का अध्ययन आपको करा दिया था। आज की जो क्लास है इसमें बाकी के 2 बचे हुए जो आधार हैं सामाजिक विभाजन के, जिसमें एक है जाति और दूसरा है धर्म, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू और पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए आज की क्लास का क्या टॉपिक है कि हम लोगों को क्लास 10 की राजनीति विज्ञान में पढ़ना है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम लोगों को 3 प्रकार के सामाजिक विभाजन के बारे में पढ़ना है। ये जो क्लास है आप लोगों की, देखिए मैंने टीजीटी के केवीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी और ईएमआरएस की स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। ये जो क्लास है ये सब स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंने आप लोग को बताया ही है कि एक एक करके हम लोग जितने भी सोशल साइंस के विषय हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, सबका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान का जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद दूसरे किसी विषय का करेंगे। तो चलिए आज इसमें देखा जाए कि संप्रदायवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इसका किस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, फिर वोट बैंक क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि अपने देश में किस प्रकार से किस किस धर्म के लोगों का जो है अनुपात है, और फिर देखेंगे कि जाति के आधार पर कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पिछड़ापन देखा जाता है, उनका प्रतिशत अपने देश में किस प्रकार का है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इनके बारे में एक एक करके हम लोग को देखना है कि सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्म का क्या महत्व है राजनीति के क्षेत्र में, और फिर इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि इन दोनों का उपयोग किस तरीके से अपने देश में राजनीति के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के कार्टून दिए गए हैं। इन कार्टून में क्या क्या कैसे कैसे बातें बताई गई हैं, किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष शासन अपने देश में कब से शुरू किया गया, इसको कब लाया गया, क्या अपने देश में संविधान में इसका वर्णन किया गया था कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कार्टून, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक बच्ची है, वो क्या कह रही है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। यानी कहती है मैं किसी भी धर्म को नहीं मानती हूँ तो मुझे फिर संप्रदायवाद या धर्मनिरपेक्षता से क्या लेना देना है। फिर उसके बाद देखिए अपने देश में बहुत से ऐसे समाज सुधारक थे, बहुत से महत्वपूर्ण नेता लोग थे जिन्होंने इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। जैसे देखिए गांधी जी का कहना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर बल्कि नैतिक मूल्यों से था। उसी प्रकार से देखिए और भी बाद में समाज सुधारक थे, उन लोगों ने धर्म से संबंधित अनेक कार्य किए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को देखना है, पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों के द्वारा किस प्रकार से शोषण किया जाता है, ये कैसी भावना बनी रहती है, सांप्रदायिक आधार पर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, कैसे कैसे लोगों को संप्रदाय के आधार पर ठगा जाता है, कैसे उनका दुरुपयोग किया जाता है। फिर देखिए धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष शासन की क्या खासियत होती है, ये सब चीज़ों को हम लोग को देखना है। इसके बाद फिर देखिए वर्ण व्यवस्था क्या होती है, जाति और राजनीति क्या है, जाति का राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए
ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति के लिए अनेक काम किए थे, उन्होंने प्रयास किए थे। उसके बाद फिर देखेंगे इसी में कि ये जातिगत असमानताएं होती क्या हैं, फिर शहरीकरण क्या होता है, शहरीकरण किसे कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, वर्ण व्यवस्था कब से बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और भी कार्टून बने हैं कि यहाँ पे एक बच्ची है, वो कह रही है कि मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती। तो हम इस पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक कार्टून और बना हुआ है, यह कह रहा है कि अब तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें नहीं कहा था कि जहाँ भी प्रभुत्व या वर्चस्व की बात आए तो हमें राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा करनी चाहिए। क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यहाँ कहा जा रहा है क्या हम चुप रहेंगे तो जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यहाँ देखिए जाति व्यवस्था को एक दानव के रूप में दिखाया गया है, कहा जा रहा है कि ये विशाल दानव की तरह है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, ये बहुत ही विकराल है। इसको समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे राजनीति में जाति। फिर इसके बाद फिर देखिए यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता से संबंधित, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग कितने कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है। जाति के अंदर राजनीति कैसे होती है, बहुत से लोग जो होते हैं कि अपने जाति के अंदर ही राजनीति करते हैं, तो जाति के अंदर राजनीति क्या होती है, कैसे होती है। फिर उसके बाद देखिए वोट बैंक क्या होता है, वोट बैंक का इस्तेमाल कैसे नेता लोग करते हैं। जातिगत असमानता क्या होती है, ठीक है। देखिए अपने देश में विभिन्न प्रकार के जो जातियां हैं गरीबी रेखा से जो बरसर करती हैं, उनका कहाँ कहाँ किस प्रकार का प्रतिशत है। आज की क्लास का देखिए पहला टर्म क्या है, सांप्रदायिकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है। देखिए सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशेष धार्मिक समुदाय को सर्वोच्च मानते हुए अन्य धर्मों के प्रति शत्रुता, असहिष्णुता, भेदभाव फैलाया जाता है। यानी यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशेष धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों को अपने से तुच्छ मानते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके प्रति शत्रुता करते हैं और उनके प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाते हैं। इसको दूसरे तरीके से देखिए कहा जा सकता है कि जब लोग अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं, तो यह स्थिति सांप्रदायिकता कहलाती है। अब देखिए इस सांप्रदायिकता के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं, सांप्रदायिक आधार पर कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं। तो देखिए सांप्रदायिक स्थिति में धर्म के आधार पर समाज का विभाजन हो जाता है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काया जाता है, राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का उपयोग किया जाता है, धार्मिक हिंसा, दंगे और सामाजिक अशांति फैलती है और फैलाई जाती है। यानी धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं ये इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, एक संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों से लड़ाते हैं और उसका वो फायदा उठाते हैं, ठीक है। जैसे इसके देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए पहला उदाहरण है भारत में कुछ दंगों के रूप में। जैसे देखिए 1992 ईस्वी में जब अपने देश में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो उसके बाद देखिए देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। तो ये भी देखिए क्या है, एक संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता का उदाहरण है। उसी प्रकार से देखिए 2002 ईस्वी में गुजरात में जो दंगे हुए थे वो भी सांप्रदायिकता के ही उदाहरण है। इसमें देखिए दो धार्मिक समुदायों के बीच भारी हिंसा हुई थी और दोनों धर्म के लोगों को मारा काटा गया था। इसमें दोनों का नुकसान हुआ था, हिंदुओं का भी हुआ था और मुसलमानों का हुआ था। तो इस प्रकार से ये सब जो है सांप्रदायिकता की जो भावना है ये बहुत ही खतरनाक होती है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण है राजनीतिक सांप्रदायिकता। ये क्या होती है कि कुछ जो राजनीतिक दल हैं या नेता हैं ये धार्मिक भावनाओं को भड़का कर चुनावी लाभ लेते हैं, लोगों को धार्मिक भाषण देते हैं जिसमें एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से नीचा दिखाते हैं और वे हम बनाम वे का माहौल बनाते हैं। यानी वे कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं या अल्पसंख्यकों को विशेष लाभ मिल रहा है जैसी बातें फैलाते हैं। इसके वजह से लोगों के बीच में
जो है दुष्भावना उत्पन्न होती है और वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो इससे इनको फायदा हो जाता है और ये अपना कुर्सी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सांप्रदायिकता के क्या दुष्परिणाम होते हैं। सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता से देखिए धार्मिक दंगे और हिंसा फैलती है, सामाजिक एकता में दरार पड़ती है, राजनीतिक अस्थिरता और भय का वातावरण उत्पन्न होता है, देश या समाज के विकास में बाधा होती है, आर्थिक नुकसान होता है, बहुत सी चीज़ों को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है, लोगों को मारा जाता है। तो इससे जो है आर्थिक नुकसान भी होता है, जनहानि भी होती है और लोगों की बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पिछड़ापन भी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि ये जो सांप्रदायिकता है ये समाज और देश दोनों के लिए घातक होती है, या भाईचारे, शांति और एकता को नष्ट करती है। हमें ऐसी विचारधारा से बचना चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए जहां सभी धर्मों को समान सम्मान और अधिकार मिले। यानी सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहिए, इसका पालन नहीं करना चाहिए, सांप्रदायिक आधार पर किसी भी बात को नहीं करना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि सांप्रदायिक आधार पर देश को, समाज को बांटे ना। ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म है धर्मनिरपेक्षता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो देखिए धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। यानी जब किसी देश में धर्म को राज्य से अलग कर दिया जाए, यानी राज्य का कोई अपना धर्म ना हो, तो उस स्थिति को, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। तो देखिए धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होता है और वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। यानी जो देश की सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वो अपने देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार देगी और सबके लिए समान रूप से कार्य करेगी। एक धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देती है। यह धर्मनिरपेक्ष देश या राष्ट्र की विशेषता होती है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषता क्या है? तो इससे देखिए राज्य और धर्म के मामलों का अलगाव होता है, यानी राज्य धर्म के मामलों से बिल्कुल अलग होता है। सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया जाता है। धार्मिक भेदभाव की मनाही होती है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने के लिए उसका जो भी कुछ काम करना है उसकी पूरी आज़ादी होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। इसके देखिए उदाहरण है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए 1976 ईस्वी में अपने देश में 42वां संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इस संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसमें आप लोग शुरू में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समक्ष नागरिकों को इस तरीके से आपकी बातों को दिया गया है। तो देखिए भारत सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को बराबर मानती है। नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं या कोई धर्म नहीं भी मान सकते हैं, यह उनका मौलिक अधिकार है। यानी सरकार किसी को भी दबाव नहीं डाल सकती कि फला धर्म को मानना है, फला धर्म को नहीं मानना है। उनकी इच्छा है, चाहे वो माने चाहे न माने, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब देखिए एक मुस्लिम नागरिक एक सरकारी नौकरी में उसी तरह काम कर सकता है जैसे एक हिंदू या ईसाई नागरिक। आप लोग देखते होंगे कि अपने देश में विभिन्न प्रकार की नौकरियों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग काम करते हैं। हिंदू भी काम करते हैं, मुसलमान भी काम करते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी लोग काम करते हैं। तो वहां पर किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। उसके अलावा देखिए सरकारी सहायता, सरकार देखिए मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारे या चर्च को जो है सहायता प्रदान करती है, किसी को भी विशेष लाभ नहीं देती है। सभी को सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। यानी सरकार किसी भी धर्म विशेष के लिए अपनी तरफ से कार्य नहीं करती है, बल्कि सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता के लाभ क्या हैं, धर्मनिरपेक्षता से क्या फायदा होता है? तो इससे देखिए सामाजिक एकता और शांति बनी रहती है, धार्मिक भेदभाव और दंगे कम होते हैं,
सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी नीति है जो विविध धर्मों वाले देशों में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा होती है कि एक ऐसे देश में जहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए, उनकी स्वतंत्रता दिलाने के लिए और उनके अंदर भाईचारे की भावना बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के कारण न तो विशेष लाभ पाए और न ही नुकसान। यानी इसमें ध्यान दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर विशेष लाभ न मिले और बल्कि दूसरे व्यक्ति को धर्म के आधार पर नुकसान भी न हो। तो ये सारी चीजें जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को प्रदर्शित करती हैं और बताती हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की क्या विशेषताएं होती हैं। आजकल देखिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि अपने देश में धर्म के आधार पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, नेताओं के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, लोगों के बीच में द्वेष फैलाया जाता है और भाईचारे की जो भावना है उसको हटाया जाता है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो इसका देखिए जो है बाद में दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है और इससे देश का विकास बाधित होता है। देश में जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी गिरावट आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा धार्मिक उन्माद वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। अब देखिए अगला जो टर्म है वो है जातिवाद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कास्टिज्म। देखिए यह भी देखिए क्या है, जातिवाद एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को नीचा। यानी इसमें एक जाति के व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति को नीचा मानते हैं और वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। जातिवाद का आधार देखिए हमारे देश में हजारों वर्षों पुरानी जाति व्यवस्था है जो समाज को जन्म के आधार पर कई वर्गों में बांटती। यानी यह व्यवस्था हमारे देश में हजारों वर्षों पहले से बनाई गई है और ये जन्म के आधार पर ही अप्लाई होती है। कालांतर में देखिए यह व्यवस्था बहुत ही कठोर हो गई और इसने छुआछूत, भेदभाव और असमानता का जो है कारण बना अपने आप को। यानी इसके वजह से अपने देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखिए एक छोटा सा टर्म है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था देखिए जाति समूहों का पदानुक्रम होता है जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। यानी यह वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि जातियों का पदानुक्रम होता है जिसमें किसी खास वर्ग की जो जातियां होती हैं वो उच्च वर्ग पे होती हैं, बाकी कुछ और जातियां होती है जो निम्न वर्ग में होती है। जैसे देखिए अपने देश में बनाई गई जातिगत व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सबसे उच्च स्थान दिया गया है जबकि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके नीचे स्थान दिया गया है। तो यह भी एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था का ही उदाहरण है। देखिए जातिवाद के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, कास्टिज्म के क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पर देखिए जाति के आधार पर भेदभाव होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, विवाह में, मंदिर प्रवेश आदि में। उसी प्रकार से देखिए नीची जातियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दबाया जाता है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। स्वयं की जाति को श्रेष्ठ मानना और बाकी जातियों को तुच्छ समझा जाता है। राजनीति में जाति आधारित वोट मांगा जाता है और वोट बैंक बनाया जाता है। बहुत से ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो अपने अपने अलग अलग जातियों को अपना वोट बैंक समझते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को उकसाते हैं और वो समझते हैं कि ये जातियां तो हमारी अपनी हैं, ये हमको वोट देंगी और हम जीत जाएंगे। इस तरह से करते हैं। देखिए इसके उदाहरण है कि एक छात्र जो मेधावी है लेकिन केवल इस कारण उसे स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ता है क्योंकि वह दलित जाति का। जैसे मान लीजिए इसमें बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उसको उसके स्कूल में इसलिए भेदभाव झेलना पड़ता है क्योंकि वो निम्न जाति का है। इस तरह का उदाहरण देखिए आप लोगों ने भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भी पढ़ा है और कई भी ऐसे दलित व्यक्ति हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह से उसके अलावा देखिए कुछ गांव में आज भी तथाकथित उच्च जाति के लोग
निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, यह भी जातिवाद का ही उदाहरण है। राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो जाति के आधार पर लोगों को टिकट देती हैं या जातिगत आरक्षण की राजनीति करती हैं, यह राजनीति जातिवाद भी कहलाती है। देखिए बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो विशेष वर्ग के लोगों को, विशेष जाति के लोगों को टिकट देते हैं और यह भी एक जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसके आधार पर वो जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, इससे भी जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो ऐसी विचारधारा है जो किसी भी देश के विकास में बहुत बाधक होती है, ये अच्छी नहीं होती है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार का कोई जातिवाद वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वहाँ पर धर्म अलग अलग हैं लेकिन वहाँ पे जातियाँ अलग अलग इस तरह से नहीं है। वहाँ अमीर गरीब और धर्म के आधार पर लोगों में सामाजिक बंटवारा है। अपने यहाँ धर्म और अमीर गरीब के आधार पर तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन या बंटवारा किया गया है। अब देखिए इस जातिवाद के क्या दुष्परिणाम होंगे, जातिवाद से क्या नुकसान होगा। तो देखिए जातिवाद से सामाजिक असमानता और भेदभाव उत्पन्न होगा, छुआछूत और अपमानजनक व्यवहार बढ़ेंगे, शिक्षा और रोजगार में बाधा आती है, समाज में एकता और भाईचारे का अभाव होता है, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता फैलती है। तो ये सब जातिवाद के दुष्परिणाम है। जातिवाद का समाधान देखिए कैसे किया जा सकता है, जातिवाद को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसको दूर करने के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाना पड़ेगा, समानता के कानूनों का सख्त पालन करना पड़ेगा। अपने देश के संविधान में भी देखिए अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी। तो ये संविधान में प्रावधान किया गया, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, तो उसको जो है दोषी माना जाएगा, उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा देखिए अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देना होगा, सामाजिक सुधार आंदोलनों को चलाना होगा, राजनीति में जाति की भूमिका को कम करना होगा, यानी राजनीति में जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करना होगा, कम करना होगा। अब देखिए जातिवाद से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जातिवाद भारत की सामाजिक एकता में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा तब तक सच्ची समानता और लोकतंत्र संभव नहीं होगा। यानी कहा जा रहा है कि जातिवाद अपने देश के विकास में, अपने देश में समाज के विकास में बहुत बड़ी बाधा है और जब तक समाज में यह फैली रहेगी तब तक अपने देश में भेदभाव होता रहेगा, सच्ची समानता और लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें मिलकर जातिवाद को खत्म करना होगा और सब इंसान बराबर हैं इस सिद्धांत को व्यवहार में लाना होगा। यानी इसको खत्म करने के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा और लोगों को एक नारा लगाना होगा कि सब इंसान बराबर हैं, तब जाके इस चीज को दूर किया जा सकता है। इसके लिए देखिए ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे महान राजनेताओं और समाज सुधारकों ने कई बार संघर्ष किया, उसके लिए आंदोलन चलाया और इस व्यवस्था को दूर करने की बात कही और उन्होंने कहा कि इसको खत्म कर देना चाहिए। जातिगत भेदभाव किसी भी देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, अब देखिए अगला टर्म है इसी चैप्टर से रिलेटेड, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी यह क्या होता है, यह देखिए एक ऐसा विचार है, एक ऐसा सुधार है जो देखिए क्या है कि एक देश के हर नागरिक को जो एक निश्चित उम्र यानी 18 वर्ष या अधिक का है बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। यानी यह एक प्रकार का सुधार है, एक प्रकार का अधिकार है जो अपने देश में 18 वर्ष के सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। चाहे व्यक्ति स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं झेलना पड़ता है। उसको समान रूप से वोट देने का अधिकार होता है और उसके वोट का जो मूल्य होता है वो भी समान होता है। एक गरीब व्यक्ति वोट देगा उसका भी वही वैल्यू है, एक अमीर व्यक्ति देगा उसका भी वही वैल्यू, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई मतलब नहीं है, उसके वोट का वैल्यू एक ही। तो इसी चीज को कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी वोट देने का अधिकार सभी लोगों को है जो लोग वयस्क हो चुके हैं। वयस्क का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर हो गए। इसका उदाहरण है देखिए
भारत में हर नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है वह चुनाव में वोट डाल सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। जैसे देखिए, एक किसान, एक डॉक्टर, एक घरेलू महिला और एक मजदूर, सभी को समान वोट देने का अधिकार है और सबके वोट का मूल्य भी एक ही बराबर होता है। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, कि उम्र आधारित अधिकार, यानी यहाँ पर आमतौर पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को मताधिकार मिलता है और मान के चला जाता है कि उस उम्र तक पहुंचने के बाद लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी हो जाती है, लोग जागरूक हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको अभी उतने ज़्यादा उत्तरदायित्व अधिकारों का पता नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन इस उम्र के बाद लोगों में अंदर जागरूकता फैलती है, लोग समझदार हो जाते हैं, तो इसलिए उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है और वो अपनी समझ के अनुसार, अपने सोच विचार के आधार पर अपना जो है नेता चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। भेदभाव रहित अधिकार है ये। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तीसरा, यह लोकतंत्र की आधारशिला है। यह नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार देता है, यानी किसी भी क्षेत्र के जो निवासी हैं या भारत के जो नागरिक हैं अपने देश में सरकार को चुन सकते हैं, अपने क्षेत्र में प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है। अब देखिए, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत कब हुई थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत तो देखिए 1950 ईस्वी में जब अपना देश संविधान लागू किया था, तो उसके बाद भारत में यह प्रणाली अपनाई गई थी, यानी अंग्रेजों के दौरान यह प्रणाली नहीं थी। तो आज़ादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 को अपने देश में संविधान लागू किया गया, तब इसको अपना लिया गया। यह एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे पहले कई देशों में केवल संपन्न या शिक्षित लोगों को ही मत देने का अधिकार था। देखिए, ये जो व्यवस्था थी अपने देश में जब अपनाई गई तो बहुत बड़ा कदम माना गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले बहुत से ऐसे देश थे जहां पर केवल शिक्षित या अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। अपने देश में भी देखिए अंग्रेजों के द्वारा यही व्यवस्था अपनाई गई थी। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसका देखिए महत्व क्या है? इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लोकतंत्र मजबूत बनता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलता है, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है, सामाजिक असमानता को यह खत्म करता है, यानी सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। यह एक ऐसा अधिकार है जो हर नागरिक को यह शक्ति देता है कि वह अपने प्रतिनिधि और सरकार को चुन सके। इसके बिना लोकतंत्र अधूरा होता है। अगर किसी व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया जाएगा तो लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। लोकतंत्र के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से व्यवस्था बनाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बहुत ही जरूरी है। अब इसी से रिलेटेड देखिए, वोट बैंक एक टर्म है। वोट बैंक का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए आप लोग जानते हैं बैंक में क्या किया जाता है कि एक लॉकर होता है, वहां पे लोग अपना सामान रखते हैं या फिर अकाउंट खोलते हैं, उसमें अपना पैसा रखते हैं और फिर उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से इसी से रिलेट करके वोट बैंक बना दिया गया कि लोग विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग के लोगों को अपना वोट मानते हैं, उनको समझ के रखते हैं कि ये तो हमारा अपना फिक्स है, इसकी जब जरूरत होगी मैं इस्तेमाल कर लूँगा। जैसे देखिए आप लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो पैसा आपका पड़ा रहता है और आप निश्चिंत रहते हैं ये तो मेरा है और जब जरूरत पड़ेगी मैं इस्तेमाल कर लूँगा। उसी प्रकार से राजनीतिक दल, नेता लोग सोचते हैं कि इस जाति के वर्ग, इस संप्रदाय के लोग हमारे तो अपने हैं, मैं जब चाहूँगा इनको कहूँगा तो ये हमको वोट देंगे और इनका वोट पाकर हम चुनाव जीत जाएंगे। तो इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। वोट बैंक से तात्पर्य क्या होता है कि यह एक ऐसा विशिष्ट समूह या समुदाय जो लगातार किसी एक राजनीतिक दल या नेता को वोट देता है। देखिए अपने देश में विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं, किसी विशेष समूह, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग को हमेशा से वोट देते आए हैं, उनका वोट लेते आए, तो उनको लगता है कि ये तो हमारा अपना दल है, हमारा अपना वोट है, ये हमें हमेशा मिलता रहेगा। यह देखिए समूह जो है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या आर्थिक वर्ग के आधार पर बन सकता है। कहीं कहीं देखिए धर्म के आधार पे होता है, कहीं कहीं जाति के आधार पे होता है, कहीं क्षेत्र के आधार पे होता है, कहीं और आर्थिक आधार पे होता है, और ये लोग उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। देखिए इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। वोट बैंक देखिए एक स्थायी वोट देने वाला समूह होता है।
राजनीतिक दल इस समूह की भावनाओं और मांगों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। वोट बैंक की वजह से राजनीति में समुदायवाद या सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा तो समुदायवाद और सांप्रदायिकता जो है अपने देश में उत्पन्न हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सही नहीं है। इसके देखिए उदाहरण है कि भारत में दलित समुदाय को अक्सर कई राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनके हितों के लिए विशेष नीतियां बनाते हैं। देखिए अपने देश में बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो दलितों को अपना वोट बैंक मानते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं और उनसे फिर अपना वोट लेते हैं, उनके लिए नीतियां बनाते हैं। कई बार देखिए एक धार्मिक समुदाय या भाषाई समूह भी वोट बैंक बन जाता है। कभी कभी देखिए धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भी लोग वोट बैंक बना लेते हैं, उस विशेष वर्ग के लोगों को अपना वोट बैंक मानते हैं। जैसे देखिए किसी राज्य में एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों का समूह जो किसी खास पार्टी को लगातार वोट देता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में इस प्रकार का बहुत ज्यादा भेदभाव देखा जाता है भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। वहां पर देखिए जो मराठी लोग होते हैं वो दूसरे जगह के रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो एक भाषा और एक क्षेत्र के लोगों को अपना वोट बैंक मानकर और उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और उसमें फिर जीत हासिल करते हैं। ठीक है, तो इस देखिए वोट बैंक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे राजनीतिक दलों द्वारा जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगना जो है बढ़ जाता है। इससे देश की एकता और सामाजिक समरसता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विकास की बजाय सिर्फ वोट पाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। यानी बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो नीतियां इसीलिए बनाते हैं कि केवल उनको वोट मिले, वो विकास नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको कैसे लोगों को लुभाना है, कैसे लोगों को आकर्षित करना है और हमको वोट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इस देखिए वोट बैंक का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि वोट बैंक जो है राजनीति का एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादित पहलू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लेकिन बहुत ज़्यादा विवादित भी है। यह लोकतंत्र में लोगों की राजनीतिक भागीदारी का हिस्सा है, लेकिन इसका गलत उपयोग समाज में विभाजन भी पैदा कर सकता है। इसलिए देखिए वोट बैंक की राजनीति के बजाय सबका साथ सबका विकास पर जोर देना चाहिए। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो नेता लोग हैं उनको वोट बैंक के ऊपर ध्यान न देकर बल्कि सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ चलना चाहिए और सभी लोगों को अपना वोट मानकर सभी लोगों के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए और खुद ही उनको उसका वोट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म थे ये सब महत्वपूर्ण थे। अब इसके बाद देखिए हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में किस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इन सब टर्मों से रिलेटेड दी गई। देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। ये बात देखिए तब क्लियर होती है जब अपने देश में जनगणना होती है। इसमें देखिए कहा गया है कि जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। यानी जब जनगणना की जाती है तो जो जनगणना के करने वाले लोग होते हैं, जनगणना विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, वो लोगों के घर घर जाकर लोगों से इनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। इसमें वो उनके धर्म के बारे में भी पूछते हैं और उस फॉर्म में कॉलम रहता है, उस कॉलम में धर्म भी दर्ज किया जाता है। अगर कोई नागरिक कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो भी वो इसे फॉर्म में दर्ज कर देते हैं और इसके कारण देश में विभिन्न धर्म के मानने वालों के लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी जब जनगणना होती है तब इसके बारे में डाटा हम लोग को मिलता है कि किस धर्म के लोग अपने देश में कितने प्रतिशत हैं। नीचे देखिए एक पाई चार्ट दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस पाई चार्ट के आधार पर अपने देश में किस धर्म के लोग हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 1961 के बाद से अपने देश में हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा जो है मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से थोड़ा बहुत बढ़ा है। यानी आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला। यानी आज़ादी के बाद सभी धर्म के लोगों की संख्या बढ़ी है लेकिन आबादी में अनुपात में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि कुछ वर्ग कुछ धर्म का अब जो है थोड़ा बहुत घटा है, जैसे हिंदू, जैन और ईसाइयों का, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का थोड़ा बहुत मामूली रूप से हिस्सा जो है बढ़ा है। लेकिन देखिए लोगों के मन में भ्रांत धारणा रहती है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे
पीछे हो जाएंगे। देखिए बहुत से लोगों का कहना रहता है कि मुसलमानों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर देश के लिए नुकसान करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया, इसके आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3-4% तक ही रहेगा। इसके लिए देखिए एक सच्चर समिति गठित की गई थी और उसने कहा कि मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये 50 सालों में केवल 3-4% तक ही बढ़ेगी और इससे बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। और इसी के आधार पर देखिए अपने देश में ये बात जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में धर्म के साथ साथ लोगों की जातियों को भी उसमें लिखा जाता है, लेकिन जातियों में जो है 2 विशिष्ट समूहों के बारे में वर्णन किया जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती जो है अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी की वजह से इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जाता है। अनुसूचित जातियों में, जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में, जिन्हें हम आमतौर पर आदिवासी कहते हैं, उनको शामिल किया जाता है और वे ऐसे समुदाय हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा जो है 8.6% था। अब देखिए, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं, तो सरकार ने अपने सरकारी अनुसूची में इनको कैसे दर्ज किया था। अपने देश के ही हिंदू वर्ग के ही जो पिछड़े लोग थे, जिनको दलित कहा जाता था, जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, तो उन वर्गों के लोगों को अनुसूचित जाति कहा गया। और जबकि जो ऐसे लोग थे जो जंगली क्षेत्रों में रहते थे, पिछड़े थे, समाज के अन्य लोगों से उनका जुड़ाव नहीं था, तो उनको अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। इनका देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें अनुपात कितना था अनुसूचित जातियों का 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का 8.6%। आप देखिए इसमें 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी किस प्रकार से अपने देश में है, इसके बारे में दिखाया गया। जैसे देखिए अपने देश की कुल आबादी में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या कितनी है, 79.8% यानी 79.8%। उसके बाद देखिए दूसरा सबसे ज़्यादा जो वर्ग है वो मुस्लिम वर्ग है, जिनकी जो जनसंख्या में प्रतिशत कितनी है, 14.2%। उसके बाद देखिए तीसरा स्थान है ईसाई लोगों का, जिनकी जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या की 2.3%। उसी प्रकार से देखिए सिख वर्ग के लोगों का 1.7%। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो कुल मिलाकर 2% है, जिसमें बौद्ध जो है 0.7% हैं, जैन और अन्य धर्म के 0.7% हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है वो 0.2% हैं। तो इस प्रकार से कुल अपने देश में धार्मिक आधार पर ये जो प्रतिशत है ये दिखाया गया है और ये किसके आधार पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और भी टर्म जो है हम लोग देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया, जैसे देखिए वोट बैंक के बारे में, तो यहाँ देखिए ये इस प्रकार से बैंक के लॉकर का जैसा इमेज बनाया गया है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो देखिए अपने अपने वोट बैंक के पास खड़े हुए। देखिए इनका अपना अपना लॉकर है। देखिए किसी लॉकर पे राजपूत लिखा गया है, किसी पे कुर्मी लिखा गया है, किसी पे गुज्जर लिखा गया है, किसी पे यादव लिखा गया है, किसी पर देखिए तेली मौर्य लिखा गया है, किसी पे लोहार, अहीर, इस तरीके से देखिए कोयरी, SC ST, तो सब लोग अपना अपना क्या है वोट बैंक बना के रखे हैं। देखिए एक नेताजी हैं जो एक लॉकर को खोल रहे हैं जिसमें ये SC ST वर्ग के लोगों को दिखाया गया। तो इस प्रकार से जो नेता लोग होते हैं देखिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लोगों को अपना वोट बैंक मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इस इमेज में, इस कार्टून में यही दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जैसे बैंक में लॉकर होता है, जब जरूरत पड़ती है इस्तेमाल करते हैं लोग, उसी प्रकार से लोग वोट को भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले जो
लोग हैं उनका अनुपात दिया गया है और यह 1999 से 2000 के बीच का है। ठीक है, ये किसके आधार पर है? ये जातिगत असमानता को दिखाता है, यानी अपने देश में किस प्रकार से जातिगत असमानता देखी जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, कहा जा रहा है कि आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति है। इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए देखिए, अछूत कहे जाने वाली जो जाति थी उसके लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। यानी एक ऐसी व्यवस्था है जो इतने ज़्यादा सुधार किए गए हैं, संविधान में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बनी हुई है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी हुई हैं। अब लोग देखिए, जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफ़ी बदलाव ले आए हैं। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जाते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बमुश्किल ही ढूंढे मिलता था, पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें कहा जा रहा है कि आज से 30 वर्ष पहले जो निचली जाति के लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा अमीर वो लोग नहीं देखे जाते, लेकिन जब से सुधार हुआ, कानून लाए गए, तब से देखा जाता है कि निम्न जातियों के लोगों में भी बहुत अमीर लोग हैं और ऊंची जातियों के लोग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि आर्थिक आधार पर हैसियत और जाति के आधार पर हैसियत का निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाता है। औसत आर्थिक हैसियत जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है, यानी किसी की आर्थिक हैसियत कैसे मापी जाती है कि वो महीने में खर्च किस प्रकार से करता है। अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ इसका गहरा संबंध है। ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी होती है, जबकि दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है और पिछड़ी जातियां इनके बीच की थी। यानी इतना सुधार होने के बावजूद भी जो आर्थिक स्थिति है वो ऊंची जातियों के लोगों की बहुत अच्छी है, जबकि जो निचले और पिछड़े जातियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। और मध्यम में जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। और इस प्रकार से देखिए, ये अपने देश में भारी दरिद्रता, जो सरकारी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको दर्शाती है, जिनका जीवन बसर करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इनकी सबसे संख्या जो है निचली जातियों के लोगों की है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन बिताने वाले के लोगों में जो है वो निचली जातियों के लोग हैं। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत बहुत कम है और इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में भी हैं। ठीक है, तो सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। यानी निचली जातियों में भी अमीर लोग हैं लेकिन उनका अनुपात बहुत कम है, जबकि जो ऊंची जातियां हैं उनमें अमीरों का अनुपात बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, वही गरीबी अमीरी का एक जो है टेबल बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जाति और समुदाय एक तरफ और उनका ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रतिशत, या ये कैसा प्रतिशत है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों का। तो देखिए, अनुसूचित जनजातियां जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में 45.8% हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 35.6% है। यानी इतने लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार से देखिए, अनुसूचित जातियां जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में 35.9% हैं और शहरी क्षेत्रों में 38.3% हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। उसी की प्रकार देखिए, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में 27% है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, बाकी शहरी क्षेत्रों में 29.5% है। मुसलमानों में जो अगड़ी जातियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए 26.8% है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, शहरी क्षेत्रों में 34.2%। उसी प्रकार से देखिए, हिंदुओं में जो अगड़ी जातियां हैं वो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 11.7% है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 9.9%। उसी प्रकार देखिए, ईसाइयों में जो अगड़ी जातियां हैं वो 9.6% है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में 5.6%। ऊंची जाति के सिखों का देखिए प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में नगण्य है, बिल्कुल नहीं है,
लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये जो 4.9% लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उसके अलावा देखिए कुछ अन्य अगड़ी जातियां भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में 16% हैं जो जीवन गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीती हैं, और बाकी शहरी क्षेत्रों में 2.7%। सभी समूहों का देखिए जो प्रतिशत है वो 27% है, और शहरी क्षेत्रों में 23, यानी सभी समूहों को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में 27% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 23.4%। ये जो गरीबी रेखा का जो आंकड़ा लिया गया है ये बहुत पुराना है, 1999 और 2000 का आपकी किताब में दिया गया है। और इसके अनुसार देखिए इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति 327 रुपया प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करता है तो वो कहा जाएगा कि गरीब नहीं है, उससे कम करता है तो कहा जाएगा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। उसी प्रकार देखिए शहरी क्षेत्र में 455 रुपया अगर मासिक खर्च करता है कोई व्यक्ति तो कहा जाएगा कि वो गरीब नहीं है, और उससे कम करता है तो कहा जाएगा कि वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इस चैप्टर में जो भी बातें थी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से देखी। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो है MCQ हैं उनको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद आप लोगों का इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर हम लोग दूसरा जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जो है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो भी बातें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, सबको विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया, और आप लोगों को NCERT की बुक से भी जो महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हुए थे उनको भी दिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी, और आप लोगों ने इन सब चीजों को इतने देर तक इतने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।